आपको ये जानकर शायद शॉक लगेगा कि इंटरव्यूअर आप लोगों का रिज्यूम बस 6 या 7 सेकंड तक देखता है और उसी वक्त वो डिसाइड करता है कि इस कैंडिडेट को मुझे सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। लगा ना शॉक? रिज्यूम राइटिंग इसके लिए ही बहुत मायने रखता है। रिज्यूम राइटिंग आप लोगों के पूरे इंटरव्यू का एक एजेंडा रहता है, वो एक आईना रहता है कि उसी के ऊपर इंटरव्यूअर आप लोगों को सवाल करता है। तो रिज्यूम राइटिंग इतने बारीकी से लिखने हैं हम लोगों को और इतने अच्छे तरीके से लिखने हैं कि रिज्यूम इटसेल्फ शुड बी रिटन इन ऑनेस्ट वे। ओके, ऑनेस्ट वे, यानी कि वहाँ पर आप लोग रिज्यूम में कुछ फेक नहीं सकते। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा कुछ भी अगर आप लोगों ने लिखा तो 2 मिनट के अंदर आप लोगों की चोरी पकड़ जाती है। आपका रिज्यूम अगर वेल रिटन और नीट है तो ही आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों के इंटरव्यू में पास होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज का ये वीडियो शायद आप लोगों के करियर का सबसे लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। आप लोगों को बस इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। मैं आपको लिटरली वहाँ पर दिखाऊंगा, लिख के दिखाऊंगा या तैयार करके दिखाऊंगा कि रिज्यूम राइटिंग कैसे लिखते हैं, रिज्यूम आप लोगों को कैसे बनाना है, रिज्यूम आप लोगों को कैसे परफेक्ट तरीके से तैयार करना है। बहुत बार मैंने देखा है, मैं जब क्लासरूम में बोलता हूँ कि बच्चों को बच्चों एक रिज्यूम मुझे लिख कर दिखाओ, अपना एक रिज्यूम लिख कर दिखाओ, तो बच्चे लिटरली कुछ भी लिखते हैं। नाम लिख दिया, पता लिख दिया, मोबाइल नंबर एक लाइन में लिख दिया, उसके बाद क्वालिफिकेशन में कुछ भी लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन और लैंग्वेजेस नोन, और बस एक पेज में उनका बायोडाटा ख़त्म, उनका रिज्यूम ख़त्म। क्या ये प्रॉपर तरीका है? नहीं, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। आप लोग इससे कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपका रिज्यूम ख़राब है तो भूल जाओ कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा, भूल जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को रिज्यूम कैसे लिखना है, आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर पूरी जानकारी दूंगा। ओके, तो व्हाट इज रिज्यूम? रिज्यूम इज द फर्स्ट इंप्रेशन। कम्युनिकेशन स्किल में क्या कहा है कि रिज्यूम आपका कभी भी फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा तो डेफिनेटली आप लोगों का इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, बराबर है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसके लिए रिज्यूम इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, बायोडाटा इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। एंड नेक्स्ट वन इज दैट कि रिज्यूम मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल। ओके, आपका रिज्यूम कैसे होना चाहिए? अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और आपका रिज्यूम प्रोफेशनल होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। तो प्रोफेशनल का मतलब ये है कि यू कैन नॉट राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ हॉबीज लिखते हो आप, या कुछ मेल फीमेल जेंडर लिखते हैं, या कुछ लोग मैरिड अनमैरिड वगैरह ये मैटर लिखते हैं, तो दोज मैटर्स आर कंप्लीटली अननेसेसरी। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी फॉर्मल। तो जितना पूछा है, मैं आप लोगों को ये वीडियो के बाद आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा इसका, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट आप लोगों को वहां पर डालने हैं। एंड आई हैव मेड दिस एंटायर वर्क ओनली ऑन द फोकसिंग ऑन द यंग जनरेशन। यानी कि ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अभी अभी ग्रेजुएशन, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट to see the job or to search the vacancies. Okay, so for those freshers I have made this video. Okay, so let us start from the first point, what companies wanted to see in your resume. Okay, and what are the companies expectations from you or from the freshers or from the candidate from any kind of interview. So they normally the companies are looking for the skills, यानी कि आप लोगों का कौन सी skills है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके रिज्यूम आपके बायोडाटा में जो भी आप लोगों ने लिखा है कि उस बायोडाटा से आप लोगों की पर्सनालिटी, आप लोगों के स्किल्स मैच होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल की पावर क्या है। यू नो दैट देर आर 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन: स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये चारों के ऊपर आप लोगों की प्रोफिशिएंसी चाहिए, चारों के ऊपर आप लोगों को मास्टरी आनी चाहिए, अदरवाइज you will not be able to survive in the competitive world. So companies are normally looking for the communication skills of the candidate. Next one is that what kind of projects you have completed, okay, earlier. Now this point can be related to your experience. चलो छोड़ दो, इससे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। Next one is that they will certainly going to focus on your personality. What kind of personality you have? Personality का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने कौन से कपड़े पहने हैं या
कितने चमकदार कपड़े पहने, ये नहीं। आपकी पर्सनालिटी उस कंपनी के जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है, ये देखना हमारे इंटरव्यूअर का काम होता है। और और आप लोगों का जो रिज्यूम है उसमें आप लोगों की पर्सनालिटी दिखाई देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव रिटन देयर कि आई हैव नोन 3 लैंग्वेजेस लाइक मराठी, हिंदी और इंग्लिश, देन यू हैव टू बी मास्टर Marathi, you have to be master in Hindi, you have to be master in English. So although whatever the matter, you have to be master of these 3 languages. यानी कि आप लोगों को मराठी बोलना और लिखना भी आना चाहिए, इंग्लिश बोलना और लिखना भी आना चाहिए, हिंदी बोलना और लिखना भी आना चाहिए। Okay, so your personality must be matched with your biodata. Next one is that nowadays you should have the mastery over digital knowledge, right? Digital knowledge is very important. For example, today, nowadays, this is the world, this is the era, this is the generation of AI, right? AI यानी कि चैट जीपीटी हो गया। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आई एम जस्ट गिविंग यू द वन एग्जाम्पल ऑफ चैट जीपीटी, बट यू हैव टू बी मास्टर और you at least you have to know the basic ideas of ओनली बेसिक आइडियाज, ओके, बेसिक आइडियाज ऑफ डिजिटल नॉलेज। तो आप लोगों को कंप्यूटर में एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये बातों का बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना बहुत जरूरी बात है। एंड यू हैव टू मेंशन दीज पॉइंट्स इन योर रिज्यूम, दीज पॉइंट्स इन योर बायोडेटा। नेक्स्ट वन इज दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, यानी कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कितना काम किया है। फॉर एग्जाम्पल इन ड्यूरिंग योर एकेडमिक लाइफ, ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ, if you were the general secretary or if you are the NSS leader, NCC leader, then you have to mention those points without fail in your resume, in your biodata. आप लोगों को वहां पर ये सभी points clearly mention करने हैं, it's very important. Okay, now normally I have searched out some mistakes, यानी कि बहुत सारे बच्चे रिज्यूम लिखते समय, बायोडाटा लिखते समय कौन से मिस्टेक्स करते हैं, ये हम लोगों को अभी देखना है। नाउ दीज आर द मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक है वेरी लॉन्ग रिज्यूम। ओके, आप बस दूसरों का किसी का तो रिज्यूम देखते हो और आपको लगता है कि मेरा रिज्यूम बहुत शॉर्ट है, मेरा रिज्यूम बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ये बस 1 पेज तक ही है या 2 पेज तक ही है, तो इसके लिए आप अननेसेसरी चीजें डालकर उसे 2-3 पेजेस तक लिखते जाते हो, विच इज वेरी रॉन्ग। Okay, it must be avoided. Very long resumes are not recommended for the freshers. आपका अगर अभी अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो then your resume must be of only 1 or 2 pages. That's it, and it is sufficient. Then in your resume, if there are some spelling mistakes, then definitely it will have the bad impact on the interviewer. ओके, बहुत माइनटली, बहुत केयरफुली आप लोगों को चेक करना है आपका नाम, आपका एड्रेस, आप लोगों के पूरे डिटेल्स लिखते समय अगर आप लोगों ने कहीं पर भी गलती किया, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक आपका पूरा रिज्यूम, आपका पूरा इंटरव्यू बर्बाद कर सकती है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेल है या फीमेल है, जेंडर डालेंगे, उसके बाद मेरा फेवरेट कलर डालेंगे, मेरा फेवरेट हीरो, मेरा फेवरेट मूवी, ये ऐसे अननेसेसरी डिटेल्स अगर आप लोग अपने रिज्यूम में डालते हो तो इट इज बैड। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों का ये फैड आ रहा है, मेरा आधार कार्ड नंबर इज एब्सोल्युटली, इट इज एन इंसान थिंग इन द biodata or resume. You don't have to write anything like आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। बाद में वो नौकरी लगने के बाद, आप लोगों को जॉब लगने के बाद जब वो का मांगेंगे कार्ड वगैरह तो तब दे दो ना। रिज्यूम में आधार कार्ड नंबर कभी भी यूज मत करो, यूआईडी इज नॉट एप्लीकेबल इन रिज्यूम। देन बैड फॉर्मेटिंग, बैड फॉर्मेटिंग यानी कि आप लोगों ने फॉन्ट कौन सा, फॉर एग्जांपल कैलिब्री जो फॉन्ट है ये, या रोमन टाइम्स न्यू रोमन जो है, वो फॉन्ट्स जो है वो अच्छे और फॉर्मल माने गए हैं। बाकी अदरवाइज कोई भी बस अट्रैक्टिव दिखने के लिए रिज्यूम आप कोई भी फॉन्ट अगर यूज कर रहे हो, इट इज ऑल्सो बैड। Next, copy paste content. ये nowadays it is happening. Many students are just copying the text or any kind of information from ChatGPT and they are making the content. तो अगर आपने ChatGPT से उठाकर आप लोगों का रिज्यूम बनाया है तो डेफिनेटली यू विल बी कॉट इन इंटरव्यू। ड्यूरिंग इंटरव्यू आप लोगों को इजीली वो पकड़ सकते हैं। ओके, तो यू शुड अवॉइड ऑल दोज मिस्टेक्स।
नेक्स्ट है कलरफुल एंड चाइल्डिश डिजाइन। कलरफुल और चाइल्डिश डिजाइन, जैसे कि मैंने बोला कि फॉर्मेटिंग करते समय आपका पेज अट्रैक्टिव दिखने के लिए इधर उधर कुछ फूलों का लोगो या अननेसेसरी बॉर्डर वगैरह आप लोगों ने रिज्यूम में डाला है, तो डेफिनेटली ये एक बैड रिज्यूम बन सकता है। सो दीज आर द मिस्टेक्स। ओके, नाउ पार्ट 3 स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। परफेक्ट रिज्यूम फॉर्मेट आप लोगों का कैसे होता है। परफेक्ट रिज्यूम फॉर्मेट, पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन। अभी पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोग क्या क्या लिखोगे, फुल नेम। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर एक पॉइंट है, आपका आधार कार्ड में जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल पहले सरनेम आएगा या उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट आएगा नेम यानी कि आपका नेम और आपका मिडिल नेम। मिडिल नेम का मतलब है आपके पापा का नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। अगर इस तरीके से आधार कार्ड में लिखा है तो आपको उसी तरीके से फुल नेम लिखना है, या अगर आधार कार्ड में पहला फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, बाद में सर नेम है, तो जैसा भी है वैसा ही आप लोगों को फुल नेम लिखना है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर आप लोगों को पूरा नाम भी लिखना है। उसके बाद आप लोग सैल्यूटेशन के तौर पर मिस्टर या मिस, या अगर शादी हो गई है आप वुमन हो तो मिसेस लगा सकते हो। उसके बाद आपका जो परफेक्ट मोबाइल नंबर है वो डालना है। अब मोबाइल नंबर में हमेशा व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर आप लोग प्रिफर कीजिए, व्हाट्सएप का, यानी कि कंपनी के साथ आप लोगों का कम्युनिकेशन करने में आपको इजी महसूस हो। उसके बाद यू शुड हैव योर पर्सनल प्रोफेशनल ईमेल आईडी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने फादर का, अपने मदर का या आपके किसी बड़े भाई का, बड़ी बहन का वो मेल इस्तेमाल करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। ओके, आप अगर एचएससी भी पास हो गए हो तो आप लोगों को ये कंपलसरी है कि आप लोगों के पास ईमेल आईडी होना चाहिए। ओके, अगर नहीं है तो बस 10 मिनट का काम है, कहीं पर भी जाकर आप लोग या मोबाइल में भी बैठकर आप लोग ईमेल आईडी बना सकते हो। उसके बाद सिटी नेम, यानी कि आप लोगों का जो भी तालुका, ओके, या जो भी डिस्ट्रिक्ट नजदीक का जो भी आपका बड़ा शहर है वहां पे डिस्ट्रिक्ट का नाम या सिटी का नाम आप लोगों को लिखना ही है। क्योंकि कैसे रहता है कि अर्बन सोसाइटी या रूरल सोसाइटी में अगर हम लोग किसी गांव खेड़ा में वगैरह रहते हैं तो कंपनी को आपको ढूंढने में, आपको पत्र व्यवहार करने में या समझो कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह भेजना है तो उसके लिए उनको दिक्कत महसूस होती है। तो इसकी बेटर आइडिया इज दैट यू शुड मेंशन द नियर बाय सिटी नेम। ओके, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लिंक्डइन प्रोफाइल। ये बहुत अपडेटेड और नया पॉइंट है कि ऑप्शनल है लेकिन बहुत पावरफुल है और बहुत प्रोफेशनल भी है। लिंक्डइन प्रोफाइल में आप लोगों का नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को उसका फायदा हो। लिंक्डइन एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप लोगों को लॉगिन आईडी करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और बाद में आप लोग को जॉब ढूंढने में यहाँ पर बहुत आसानी होती है। उसके फायदे, उसके कैरेक्टरिस्टिक, सेलेंट फीचर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। देन अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स। अभी अननेसेसरी थिंग्स आप लोगों को रिज्यूम लिखते समय अवॉइड करनी है। कौन से रिलीजन, कोई जरूरत नहीं वहां पे ये लिखने की। उसके बाद कास्ट, कोई जरूरत नहीं है कास्ट लिखने की। उसके बाद हाइट्स, वेट, आधार कार्ड, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वो नहीं लिखना है आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों का रिज्यूम देखा है मैंने, कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट कलर, माई रिलीजन, माई फेवरेट मूवी, ये सब कुछ बातें आप लोगों को नहीं लिखनी है। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव, अभी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना कि करियर ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर बच्चे कॉपी करते हैं, ज्यादातर। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि ट्राई टू मेक योर ओन न्यू इनोवेटिव सेंटेंस एंड इनोवेटिव आइडिया वाइल राइटिंग द करियर ऑब्जेक्टिव। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाया, आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड एंथुसियास्टिक ग्रेजुएट सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू यूज माई स्किल्स एंड ग्रो प्रोफेशनली इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव। कितने सिंपल लैंग्वेज में मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ओके, तो आपको करियर ऑब्जेक्टिव कैसे रखना है, कीप इट शॉर्ट एंड पॉजिटिव रखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आपकी जो भी डिग्री है, बीए, बीकॉम, बीएससी, वो डिग्री का क्लियर नाम आपको लिखना है आपके। उसके बाद अभी फॉर एग्जांपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको कॉलम बनाने हैं,
ओके, कॉलम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके के कॉलम बनाने हैं। ओके, और कॉलम में आप लोगों को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। पहले नेम ऑफ द डिग्री, यहाँ पर जो भी लिखा आपने, उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज, यहाँ पर जो भी लिखा, यूनिवर्सिटी कौन सी है, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद आपको परसेंटेज कितने हैं, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को शायद बताना भूल जाता, तो बहुत दिक्कत हो जाती, कि पहले क्या करना है आपको, सबसे पुरानी वाली डिग्री जो है वो लास्ट में आएगी। फॉर एग्जांपल आपका टेंथ का जो इंफॉर्मेशन है वो लास्ट में आएगा, उसके ऊपर आएगा ट्वेल्थ का, उसके ऊपर आएगा आपने रिसेंटली अगर बीकॉम या बीए वगैरह जो भी कुछ किया है उसका इंफॉर्मेशन आएगा। उसके बाद फिर से रिसेंट अगर आप लोगों ने अभी अभी एमकॉम भी किया है तो यहाँ पर आएगा। अगर आपने पीएचडी किया है, नेट सेट किया है, कुछ भी किया है, तो ये रिसेंट की जो डिग्री है वो सबसे ऊपर आएगी, सबसे ऊपर। ओके, और पुरानी वाली जो डिग्री है वो सबसे नीचे जाएगी। ओके, so very important point you have to remember, always write the latest qualification first and recent qualification. Okay, latest and recent sorry लेटेस्ट एंड रिसेंट क्वालिफिकेशन फर्स्ट, और जो ओल्डेस्ट है आपका पहला वाला पुराना वाला वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो स्किल सिलेक्शन, अभी आप लोगों के पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। अभी ये जो मैंने पूरा सिनारियो लिखा है वो बीकॉम के बच्चों को सामने रखकर लिखा है। तो अगर इफ यू हैव if you have passed out from BCom stream, then you should have MS एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जो भी लैंग्वेजेस आप लोग जानते हो, फॉर एग्जांपल मराठी, हिंदी या इंग्लिश, तो उनको बोलना और उनको लिखना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर आपने टैली का कोर्स किया है तो ये भी एडिशनल हो गया। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो भी एडिशनल हो गया। अभी नाउअडेज वी आर जस्ट लुकिंग एट द एआई एंड वी आर बिकमिंग वेरी इंप्रेसिव, यू नो दैट कि एआई इज वन ऑफ द पावरफुल टूल्स व्हिच इज यूज्ड वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउअडेज। तो यहाँ पर आप लोगों को एआई का, डिजिटल नॉलेज या डिजिटल मार्केटिंग का सब कुछ नॉलेज आप लोगों को होना बहुत जरूरी बात है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप लोगों को कम से कम 1000 वीडियो मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जाकर देख सकते हो। उसके बाद अ, अभी देखो ये जो स्किल्स मैंने बताए हैं, स्किल सिलेक्शन बताए, उसके कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं रिज्यूम में। अभी एमएस एक्सेल का अगर आपने कोर्स किया है कोई, तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग मेंशन कर सकते हो। अदर क्वालिफिकेशन में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह आपने कंप्लीट किया है तो रिज्यूम में वो मेंशन कर सकते हो। टैली का कोर्स कंप्लीट किया है तो रिज्यूम में वो भी मेंशन कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी कोर्स आप लोग रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद टीम वर्क में अगर समझो आप एनएसएस में थे, एनसीसी में थे, तो एज अ वॉलंटियर आपको जो सर्टिफिकेट मिला है तो वहां पर आप लोग टीम वर्क के टाइटल में उस सर्टिफिकेट का मेंशन रिज्यूम में कर सकते हो। उसके बाद लीडरशिप, सेम थिंग, एनएसएस, कल्चरल, स्पोर्ट्स में कॉलेज के टाइम में आपने अगर लीडर थे तो डेफिनेटली वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको क्या करना है, बस वो सर्टिफिकेट जो है वो रिज्यूम में मेंशन करना है। और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। किसके रिगार्डिंग, अगर आपके पास कुछ भी सर्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली आप लोग लगा सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह लगाना है, तो आप लोग सिंपली आपके रिज्यूम में आई हैव द क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, ओनली राइट स्किल दैट यू एक्चुअली नो। आपको बस वही स्किल लिखना है कि सर मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल है, मैं लीडर अच्छा बन सकता हूँ और मैं टीम को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। अगर इतना भी लिखा आप लोगों ने तो सफिशिएंट है। अभी एक्सपीरियंस, इफ यू आर अ फ्रेशर डोंट वरी यू कैन मेंशन। लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिससे आप लोग एक्सपीरियंस का जो ब्लॉक है वो खाली नहीं छोड़ोगे, एम्प्टी नहीं छोड़ोगे। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस के ब्लॉक में क्या लिखना है आपको, अगर आपने किसी भी तरीके का इंटर्नशिप किया है उसका सर्टिफिकेट का मेंशन करो। अगर कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है रिसर्च का, एनएसएस में वगैरह, वो मेंशन कर सकते हो एज अ एक्सपीरियंस। वॉलेंटियर वर्क, अगर आप एनएसएस के 2 साल वॉलेंटियर थे, आपने 240 आवर वहां पर बिताए हैं, या रोटेट क्लब में किसी साल आप लोग थे तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग मेंशन करो।
पार्ट टाइम वर्क अगर आप लोगों ने कॉलेज में या स्कूल में थे आप लोग, तो बस कहीं पर तो पार्ट टाइम वर्क किया है तो उसका भी सर्टिफिकेशन लगा सकते हो। ओके, या एनी अदर सर्टिफिकेशन कि आप स्टूडेंट काउंसिल में थे, कल्चरल में थे, कॉलेज के समय स्पोर्ट्स में थे, उस सभी के सभी सर्टिफिकेशंस आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, तो दिखाई दिया आपको कि रिज्यूम कैसे अट्रैक्टिव बनता जा रहा है, बराबर है। अगर समझो मेरा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग सेव करके रखो, 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से देखो, सुनो, नोट्स निकालो और अपना अच्छा एक रिज्यूम मुझे करके दिखाओ आप लोग। ओके, ठीक है। अभी देखो अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन में क्या लिखना है, एड ओनली इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स। कौन से, अगर कोई भी कंपटीशन का विनर हो आप लोग, कोई भी बोल रहा हूं मैं, अगर रंगोली से लेकर स्पीच तक आप किसी भी कंपटीशन के विनर हो तो आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हो। एनएसएस, एनसीसी, इसमें कोई अवार्ड मिला है आपको, ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट किए आपने वो सर्टिफिकेट, वर्कशॉप कोई कंप्लीट किया है उसका सर्टिफिकेट, ऐसे हजारों वर्कशॉप अभी भी आप लोग कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन। ओके, एनी अदर सर्टिफिकेट कोई भी है आप लोग वहां पर लगाकर अपना अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशंस का जो कॉलम है वो ब्यूटीफाई कर सकते हो। And now we are turning our attention towards the last point, golden rules for resume. Keep resume maximum 1 or 2 pages. कोई जरूरत नहीं कि 10-10 पेजेस तक, 8-8 पेजेस तक कोई रिज्यूम बनाए, बस 2 पेजेस तक बनाओ लेकिन अट्रैक्टिव बनाओ। यूज प्रोफेशनल फॉन्ट्स। अभी टाइप करते समय एमएस वर्ड में कौन से फॉन्ट एप्लीकेबल है या फॉर्मल माने जाते हैं, एरियल का, कैलिबरी का और टाइम्स न्यू रोमन का। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है कैलिबरी का, लेकिन फिर भी आप अपनी पसंद से वो कर सकते हो। फॉन्ट साइज शुड बी प्रॉपर एंड अंडरस्टैंडेबल। मैं तो कम से कम 12 या 14 की फॉन्ट साइज यूज करता हूं। ऑलवेज सेव यूर रिज्यूम इन पीडीएफ फॉर्मेट। अभी देखो था, सॉरी मैं भूल गया, फॉन्ट साइज जो है 12 या 14 तो अच्छी है, अगर समझो थोड़े से बोल्ड पॉइंट है, मेन पॉइंट है तो 14, 16 या 18 तक भी आप लोग जो फॉन्ट है उसको बोल्ड कर सकते हो, लेकिन 18 के आगे मैं किसी को कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता। ओके, तो आप जब भी वीडियो बनाओ या वर्ड एमएस वर्ड में जो वीडियो बनाओ तो ये बात ध्यान रखो कि नॉर्मल टेक्स्ट 12 का फॉन्ट आएगा, थोड़ा सा उसके टाइटल 14 के या 16 के आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल जो है वो 18 का आएगा। यूज प्रॉपर स्पेसिंग एंड हेडिंग, ये समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कितना मार्जिन छोड़ना चाहिए, इधर 1 इंच का या 2 इंच का, पेज कैसा होना चाहिए हमारा, ये पूरा सेटअप, इसके ऊपर भी कम से कम 100 वीडियो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, आप लोग जाकर देख सकते हो। चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग केयरफुली। आपने रिज्यूम तैयार किया तो अपने किसी टीचर को दिखाओ, एक बार अपने बड़े भाई को दिखाओ, अपनी बड़ी बहन को दिखाओ, लेट देम चेक द ग्रामर। अगर थोड़ी भी मिस्टेक है ग्रामर में या स्पेलिंग में तो आप लोगों का बहुत बैड इंप्रेशन जा सकता है। मेक योर रिज्यूम इन सच अ वे वेयर यूर रिज्यूम कैन आंसर द क्वेश्चन हाउ कैन आई हेल्प दिस कंपनी। यानी कि कंपनी को लगना चाहिए कि ये जो रिज्यूम है वो बस हमारी कंपनी को टारगेट करके रखा गया है और हमारी कंपनी का विचार इसमें है, ऐसा लगना चाहिए। तो इस तरीके से बनाओ कि आपकी रिज्यूम से ये प्रतीत हो कि उस कंपनी को आपकी वजह से कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट, एंड ऑलवेज रिमेंबर अ परफेक्ट रिज्यूम इज नॉट अबाउट fancy design, it is about clarity, simplicity, professionalism and confidence. ओके, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए आपकी टोन और आप कॉन्फिडेंस होने चाहिए। ओके, तो शायद आप लोगों के समझ में आया होगा कि रिज्यूम किस तरीके से लिखना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो से कुछ प्रेरणा ली होगी, आप लोगों को कुछ थोड़ा सा नया इन्फॉर्मेशन या नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी आप लोगों को मिली होगी और आई होप कि यू विल राइट अ बेटर रिज्यूम फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।